बीवीजी वेलनेस। क्या आपको भी सीने में जकड़न या दबाव महसूस होता है, या कभी कभी सीने में जलन होने लगती है, या कभी ऐसा दर्द होता है जो बाएं हाथ, कंधे, गर्दन, जबड़े या पीठ तक फैलने लगता हो, अत्यधिक पसीना आता हो, बहुत थकान महसूस होती हो, या फिर एकदम से चक्कर आ जाते हो? अगर हाँ, तो आपको इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी लक्षण अंजाइना और खास तौर पर अनस्टेबल अंजाइना के हो सकते हैं। लेकिन परेशान ना हो, बीवीजी वेलनेस की हार्ट केयर सीरीज में आज हम बात करेंगे अंजाइना और अनस्टेबल अंजाइना की। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो बीवीजी वेलनेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीवीजी वेलनेस में हमारी एक बेहद खास सीरीज चल रही है हार्ट केयर पर। तो आज हार्ट केयर की सीरीज में हम बात करने वाले हैं अनस्टेबल और स्टेबल अंजाइना की। अंजाइना की समस्या होती क्या है, इसके कारण क्या क्या होते हैं और इसके क्या क्या लक्षण हैं, किस प्रकार से इसको ट्रीट किया जा सकता है। आज इन्हीं सभी विषयों पर हम आपको जानकारी देंगे, जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अर्चना शिंदे। बीवीजी लाइफ साइंसेज एक ऐसी आधुनिक संस्था है जिसके चुनिंदा साइंटिस्ट और डॉक्टर्स अपनी रिसर्च के आधार पर आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण होने वाली समस्याएं, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, एस्थमा, लीवर प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल से निपटने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रहे हैं जो ह्यूमन लाइफ को साधारण से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। उन्हीं चुनिंदा एक्सपर्ट्स में से एक बहुत ही प्रतिभाशाली भारत विकास ग्रुप यानी बीवीजी के वेलनेस क्लिनिक की कंसल्टेंट हैं डॉक्टर अर्चना शिंदे। आपने आयुर्वेद में स्नातकोत्तर किया है और साथ ही आपने आयुर्वेद में पीएचडी की उपाधि हासिल की है। स्कोपस, वेब ऑफ साइंसेज जैसी विभिन्न उच्च अनुक्रमित पत्रिकाओं में आपके कई वैज्ञानिक शोध लेख और शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आप इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, ग्लोबल आयुर्वेद एकेडमी संयुक्त राज्य अमेरिका की आजीवन सदस्य हैं। आप बीवीजी के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य सेवा में लगी हुई हैं। डॉक्टर अर्चना, आज आपका हमारे बीवीजी वेलनेस के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया वर्षा। तो मैम, आज के हमारे इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं स्टेबल अंजाइना और अनस्टेबल अंजाइना की। ये समस्या क्या होती है, क्या कारण है, क्या लक्षण है, आज इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों ने आई थिंक पहली बार अंजाइना नाम का शब्द सुना होगा। हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सी समस्याएं नहीं पता होती हैं। तो हम चाहेंगे कि आप उन्हें थोड़ा अंजाइना के बारे में बताइए कि अंजाइना की समस्या क्या होती है और क्या इसके कुछ प्रकार भी होते हैं। अंजाइना ये एक मेडिकल टर्म है जिसे हम लोग हार्ट के रिलेटेड पेन, जो हार्ट के रिलेटेड पेन होता है उसे हम लोग हमारी मेडिकल लैंग्वेज में अंजाइना बोलते हैं। और ये एक डिसीज नहीं है, तो ये एक सिम्टम है। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होने के लिए जो एक सिम्टम डेवलप होता है वो एक है अंजाइना, जो कि रिलेट करता है आपकी सडन कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द मसल्स, और जो आपको हार्ट को पेन करता है उस चीज को हम लोग अंजाइना बोलते हैं। जी, ओके। तो मैम, अंजाइना के जैसे मैंने बात की, क्या इसके कोई प्रकार भी होते हैं? अंजाइना के मुख्यतः हमारी इसमें वैसे तो 4 प्रकार माने गए हैं, लेकिन हम बेसिकली जो कॉमनली हम लोग जो चर्चा करते हैं या डिस्कशन में आते हैं या जो पेशेंट्स हमें मिलते हैं उसमें बेसिकली 2 ही मुख्य प्रकार हम लोग ज्यादा चर्चा में रहता है। एक तो है स्टेबल अंजाइना और एक दूसरा होता है अनस्टेबल अंजाइना। इसके बारे में थोड़ा अगर मैं खुल के बताऊंगी तो दर्शकों को ज्यादा आसानी होगी। तो स्टेबल अंजाइना, जब ब्लड वेसल्स की नैरोइंग होती है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हार्ट को मिलना चाहिए वो कम मात्रा में मिलता है, जिसके कारण मसल्स जो होती है हार्ट की वो कॉन्ट्रैक्शन, सडन कॉन्ट्रैक्ट होती है और जिसके कारण पेशेंट को पेन महसूस होता है। ये अंजाइना जो जब स्टेबल और अनस्टेबल किस मापदंड पे माना गया है, तो जब ये स्टेबल अंजाइना जो होता है ये रेगुलरली होने वाला और ये कॉन्स्टेंटली पेन फील होने वाला, ऐसी जो स्टेज होती है इसे हम लोग स्टेबल अंजाइना कहते हैं। और ये बेसिकली पेशेंट स्टेबल अंजाइना के जो होते हैं वो बेसिकली आपको हमेशा ये हिस्ट्री देगी कि डॉक्टर, मैं थोड़ा चल के जाने के बाद मुझे पेन महसूस होता है और मैं जब रेस्ट करता हूं तो मुझे ठीक लगता है। तो उसी तरीके से ये स्टेबल अंजाइना वही
सिमेट्री से पेशेंट को चेस्ट पेन महसूस कराता है, और बहुत बार ये दवा लेके और बहुत बार ये बिना दवा के भी ठीक होता है। लेकिन अनस्टेबल एंजाइना ये मेडिकल इमरजेंसी है, जहां पे विदाउट एनी कॉज कि पेशेंट चल भी नहीं रहा है या भाग भी नहीं रहा है या कोई स्ट्रेनियस एक्शन भी नहीं कर रहा है, फिर भी सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स होके जब ये पेन होता है, उसे हम लोग अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हार्ट अटैक की तरफ जाने वाला एक सिम्टम डेवलप होता है शरीर में। तो अनस्टेबल एंजाइना बेसिकली दोनों भी एंजाइना, जब आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी जब चेक करते हैं तो इसमें आपको डिफरेंसेस या रीडिंग्स में डिफरेंसेस दिखते हैं, और वो डिफरेंसेस से हमें ईसीजी रीडिंग से हमें पता चलता है पेशेंट को एंजाइना डेवलप हुआ है या नहीं। तो ये सिम्टम ट्रीट करना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से ये दोनों प्रकार हम लोग मेडिकली देखते हैं, और ये हार्ट रिलेटेड ये दोनों समस्या है जी। तो मैम अभी आपने एक्सप्लेन किया कि जो स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना होते हैं उनमें क्या डिफरेंस रहता है और उनके लक्षण एक दूसरे से कैसे अलग रहते हैं जी। तो मैम क्या जो इनके कारण होते हैं होने के, मतलब क्यों होते हैं ये, तो इनके कारण क्या सिमिलर होते हैं या इनके कारणों में भी कुछ अंतर है? दोनों में कारण सिमिलर होते हैं, बस एक मेजर डिफरेंस ये होता है, अनस्टेबल एंजाइना जब डेवलप होता है तो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती है वो कंप्लीटली कभी कभी ब्लॉक होके या वहाँ पे बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होके सडन कार्डियक ये मसल्स का ट्विंचिंग होता है। स्टेबल एंजाइना में वैसा होता नहीं है, बहुत बार पार्शियल ब्लड जो ब्लड का फ्लो होता है वो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप रहता है, इसीलिए उनको बार बार ये स्टेबल ये पेन डेवलप होता है, लेकिन वो करेक्ट भी हो जाता है या अपने आप सेटल डाउन भी होता है। तो दोनों में बेसिक फर्क यही है कि स्टेबल में आपका ब्लड फ्लो ज्यादा हैम्पर नहीं होता है, तो अनस्टेबल एंजाइना में ब्लड फ्लो सडनली बहुत ज्यादा प्रमाण में ब्लड फ्लो हैम्पर हो जाता है। तो मैम अभी जैसे आपने बताया कि जो इनके जो डिफरेंसेस हैं, क्या क्या कारणों में क्या क्या डिफरेंस है, उसके बारे में हमने बात की। तो मैम क्या ये हेरिडेटरी भी होता है, क्या जेनेटिकली भी ट्रांसफर होते हैं ये चीजें? कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस का ये सिम्टम है, तो मैंने जैसे पहले भी बताया कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस समटाइम्स इट कम्स फ्रॉम द फैमिली, जेनेटिकली भी ये चलते हुआ ये डिसीज है। तो जेनेटिक भी एक फैक्टर है जो कि हमें ध्यान में रखना है कि अगर एंजाइना, तो ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स द कार्डियोवेस्कुलर डिसीज, तो ये कहीं ना कहीं लिंक अप होता ही है जेनेटिक रूट से। तो मैम आपके पास आई एम श्योर बहुत ऐसे पेशेंट्स आते होंगे, तो किन एज ग्रुप में, मतलब कौन से जो लोग हैं, क्या उनके कोई ऐसा एज वाइज आप कैटेगरिकली उनको कुछ डिवाइड करते हैं? क्या इस एज के लोग ज्यादा आते हैं अंजाइना की प्रॉब्लम को लेके? अगर आप स्टैटिस्टिकली देखोगे तो एक एरा था 20th एरा के पहले जो देखा था कि हमारे एक 40-50 साल की उम्र के बाद होने वाले हार्ट डिसीज है, ये सिनेरियो था। लेकिन अभी सिनेरियो बहुत बदल गया है, एज का हार्ट डिसीजेस से कोई रिलेशन रहा नहीं है। आजकल यंग एज में भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट बैठ रहा है, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, ओबेसिटी, वेट, हाइपरटेंशन ये कम यंग एज में भी आ रहे हैं। इनफैक्ट स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में भी ऐसे एपिसोड्स हमने देखे हैं, इंसिडेंसेस देखे। तो ये सब कहीं ना कहीं आपकी जो ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफस्टाइल, ड्रास्टिक चेंज इन योर फूड हैबिट्स, ड्रास्टिक चेंज इन योर वर्किंग हैबिट्स, ये सब चीजों से ये सब सिनेरियो हार्ट का चेंज हो रहा है। तो पहले दशक का अगर आप बात करोगे तो उस हिसाब से आज वो सिनेरियो नहीं रहा है। आजकल बहुत कॉमनली ये एज रिलेटेड तो है ही कि 40-50 उम्र के बाद ये पेशेंट्स तो आते ही आते हैं, लेकिन आजकल यंगस्टर्स बेसिकली कॉलेज गोइंग और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स भी हमारे पास हार्ट ब्लड प्रेशर लेके या बहुत बार फिजिक मेंटेनेंस के लिए आजकल जिम का बहुत ट्रेंड चल रहा है, बहुत कल्चर डेवलप हुआ है। इसमें स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करने वाले जो बच्चे होते हैं या यंगस्टर्स होते हैं, इवन एडवेंचर स्किल्स में बहुत साइकिलिंग है, हेफ्टी साइकिलिंग है, हेफ्टी ट्रेकिंग है, ट्रेकर्स है, तो ये भी बहुत कल्चर, ये फिजिकल एक्टिविटी के फैट्स बहुत डेवलप हुए हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप फिजिकल एक्टिविटी ना करें, लेकिन आपकी क्षमता से ज्यादा जाके जब आप ये फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं और जब आपका डाइटरी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी का, जिसमें आपको विटामिन्स या बी कॉम्प्लेक्स या जो इम्पोर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, अगर वो
फुलफिल नहीं होते हैं, कैल्शियम की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो अगर आपकी फुलफिलमेंट नहीं होती है, तो ऐसे इसमें फिर कहीं ना कहीं जाके ये पेशेंट्स लैंड अप होते हैं आपके कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि आजकल एंटी ओबेसिटी के लिए कुछ बहुत सारे फास्ट ट्रिक्स लोग यूज करते हैं, कुछ शेक्स, मिल्क शेक्स लेते हैं, नो कार्ब डाइट लेते हैं, प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं। तो जो लो कार्ब लेते हैं या हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होके ये हार्ट डिसीज डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं ये असरदार होते हैं या कारणीभूत होते हैं। तो ऐसे भी केसेस है। तो आजकल एज कोई मायने रहा नहीं है कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस ऐसे ही एज में हो, तो ये सभी एज ग्रुप में दिखते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है वो आफ्टर 40-50 दिखते हैं। लेकिन यंग एज के भी कुछ पेशेंट्स है ये भी हमें रिपोर्टिंग करते हैं। बिल्कुल मैम, जैसे आपने अभी बहुत ही अच्छी चीज कही कि लोग अपने एक सेल्फ डॉक्टर बहुत बनने लगे हैं। जैसे ओबेसिटी की आपने बात की कि बच्चे खुद से ही अपना डाइट प्लान करने लगे हैं, बहुत ज्यादा आई थिंक वो फास्टिंग भी करते हैं, अलग अलग प्रकार की फास्टिंग्स भी हैं। तो ये चीजें भी हार्ट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं। बिल्कुल। तो मैम और ऐसे कौन से जो चेंजेस हैं, लाइफस्टाइल की जो चीजें हैं, वो हमारे हार्ट पर असर डाल सकती हैं? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि जिम कल्चर बहुत डेवलप हुआ है, वहां पे लोग मसल मास बढ़ाने के लिए कुछ मेडिकेशंस लेते हैं, स्टीरॉइड्स लेते हैं। तो ये स्टीरॉइड्स कहीं ना कहीं जाके आपके शरीर में हानि डेवलप करती है। लॉन्ग टर्म हार्मोन्स का सप्लीमेंट्स लेते हैं, बहुत फीमेल्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म ओरल पिल्स लेते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके शरीर में आपको जो आप जिस चीज के लिए आप ले रहे हैं वो चीज तो आपकी सॉल्व करते हैं। जैसे कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आप ओरल पिल लेते हो, फीमेल्स लेती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जाके आपके बाकी जो नॉर्मल ऑर्गन्स है वहां पे भी ये असर करती है, साइड इफेक्ट्स करती है। तो लॉन्ग टर्म हार्मोनल ट्रीटमेंट है, आईवीएफ आजकल बहुत कॉमनली देखा गया है। आईवीएफ के लिए कपल्स जाते हैं जहां पे हाई डोसेज ऑफ हार्मोनल ट्रीटमेंट पेशेंट को मिलती है, वो भी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स आपके बॉडी पे दिखाता है। जिम गोअर्स जो कि हाई स्टीरॉयडल सप्लीमेंट्स लेते हैं, मल्टीविटामिन्स लेते हैं, उनमें भी मसल मास बढ़ाने के लिए कुछ ड्यूरेबुलॉन जैसे इंजेक्शंस लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जाके आपके वेसल्स पे साइड इफेक्ट्स देते हैं और इसका साइड इफेक्ट दिखता भी है कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के हिसाब से। जी बिल्कुल मैम, अभी आपने मेंशन किया जब लोग हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, ट्रैकिंग्स करते हैं या जिम करते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स जो है हमारे हार्ट पे भी देखने को मिलता है। तो क्या ये एक्सरसाइजेस, ट्रैकिंग्स, जिम नहीं करना चाहिए या इसको करने का एक सही तरीका होता है? मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि ये चीजें ना करनी है, लेकिन कोई भी चीज करने की एक टेक्निक होती है, एक सही तरीका होता है। अगर आप गौर करोगे तो रिसेंटली 2-3 रिपोर्ट्स सडन कार्डियक अरेस्ट के देखे। एक बैडमिंटन प्लेयर था जो कि बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता था, ऑल ऑफ अ सडन खेलते खेलते ऑन ग्राउंड क्रैश्ड आउट। देयर वाज वन ट्रेकर जो ट्रेकिंग करके आने के बाद, या मैराथनर था, मैराथन का एक अभी एक हाल ही में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा कि एक रेगुलर मैराथनर था, लेकिन कहीं ना कहीं सडन कार्डियक अरेस्ट से वो ऑन ट्रैक कोलैप्स हो गया। एक हार्ट सर्जन जो कि हार्ट सर्जन है, उनको भी ये हार्ट समस्या हुई थी। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूंगी कि आपने फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करनी है या ट्रेकिंग नहीं करना है या साइकिलिंग नहीं करना है। बस ये करने का एक तरीका है जो कि लोग भूल जाते हैं। एक फैड की तरह हो गया है कि आप इंस्टा पे देखिए, फेसबुक पे देखिए कि मुझे ये रिकॉर्ड बनाना है, आज मुझे 100 किलोमीटर भागना है, आज मुझे 100 किलोमीटर साइकिल चलानी है, मुझे इतना बड़ा ट्रेक का रूट कंप्लीट करना है। तो कहीं ना कहीं ये आपको रिकॉर्ड के लिए आप ये चीजें ना कीजिए। आपकी खुद की शरीर की जो क्षमता है वो जानिए। दूसरी चीज, आपको आपके बॉडी को वो आदत लगानी है, वो एंड्योरेंस डेवलप कराना है धीरे धीरे। ये चीज जब होती है, जब आप ट्रेकिंग करते हो, 100 किलोमीटर भागते हो, 100 किलोमीटर रनिंग करते हो, ये एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। इसके लिए आपको सालों उस बॉडी को आपको मेहनत करनी है, आपको बॉडी को तैयार करना है वो चीज करने के लिए। ये एक फेज में, बॉडी जब वो फेज में जाती है तब वो कहीं प्रॉपर मेटाबॉलिक एक्शन होके उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो मेंटेन करके ये चीजें प्रॉपर कर सकते हैं। तो एथलीट्स क्या करते हैं, एथलीट्स उनका डाइट,
उनका रेगुलर एक्सरसाइज, और ये बॉडी वो सालों कसरत की ये कोशिश करते। तो नॉर्मल इंसान को भी यही है कि अगर आपको कोई भी फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी है, आप जिम करो, स्विम करो, साइकिलिंग करो, ट्रेकिंग करो, करने में मनाही नहीं है, लेकिन इसकी जो टेक्निक है कि आप ग्रेजुअली आपकी बॉडी को वो टेक्निक को आत्मसात करने का, ट्रेनिंग करने का या अडॉप्ट करने की उसको आदत डालो, उसके बाद फिर ये आप रेगुलरली करो। उसके साथ साथ आपके बॉडी का जो न्यूट्रिशनल मेंटेनेंस है, फूड है, मेडिसिन है, फ्रूट्स है, ये चीजों का भी आप उतना ही ख्याल करो, तो आपको हो सकता है कि ये हार्ट डिसीज या सडन कार्डियक जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये ना डेवलप हो। कहने का मतलब है बेबी स्टेप्स लो जी, कि एकदम से आप सारी चीजें नहीं कर सकते। आपको धीरे धीरे स्टेप्स लेके और आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, और आपकी क्षमता से, आपके शरीर की क्षमता से आप कीजिए। तो अंजाइना के इलाज में, उसका जो इलाज है वो किस प्रकार से किया जाता है, क्या क्या चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है? मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि अंजाइना ये एक सिम्टम है। ये कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज होने के पहले डेवलप होने वाला एक सिम्टम है। तो ये बहुत बार ये मिमिक करता है दूसरे पेन से भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एसिडिटी होती है पेशेंट को, बहुत बार ऐसे भी होता है कि एसिडिटी के कारण भी पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, और वो चेस्ट पेन फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो हमें पहले तो ये डिफरेंशिएट करना है कि अंजाइना कौन सा है, स्टेबल अंजाइना है या अनस्टेबल अंजाइना है। स्टेबल अंजाइना अगर है तो आपको जो ब्लड थिनर्स है या जो नैरोइंग करने वाली, जो एंटी नैरोइंग करने वाली जो दवाइयाँ है, स्टैटिन्स वगैरह, वो लेनी होती है, जिससे कि आपका हार्ट ब्लड प्रेशर भी स्टेबलाइज होता है और जो सडन कंस्ट्रिक्शन होता है मसल्स का वो ना हो। तो इसके लिए नाइट्रेट्स करके भी नाइट्रेट्स होते हैं, वो भी हम लोग मॉडर्न मेडिसिन में देते हैं। आयुर्वेद में अगर आप बात करोगे तो बहुत सारे पंचकर्म ट्रीटमेंट है जिसे हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह से बीवीजी लाइफ साइंसेज की हार्ट किट जो है, जिसमें रिदवेल और कार्डिक्लीन है, इसका भी आप चयन कर सकते हैं। लेकिन मेरी पेशेंट से यही एक निवेदन रहेगा कि जब भी आपको अगर कोई चेस्ट पेन होता है तो पहले वो रूल आउट कीजिए कि क्या ये हार्ट ओरिजिन से डेवलप हुआ चेस्ट पेन है या ये और कोई ऑर्गन से ओरिजिनेट हुआ चेस्ट पेन है। बहुत बार जैसे एसिडिटी से अगर चेस्ट पेन डेवलप होता है, बहुत बार कुछ मसालेदार चीजें खानी हुई या टाइम पे खाना ना हुआ या बहुत ज्यादा चाय पीना हुआ, तो इसके कारण भी, मसालेदार चीजों से भी कभी कभी हार्ट बर्न्स डेवलप होते हैं। तो पेशेंट को कंफ्यूज होता है कि क्या ये हार्ट अटैक है, तो बहुत बार डर के मारे फिर पेशेंट का बीपी शूट हो जाता है। तो ऐसे इसमें आपको पहले तो ये रूल आउट करना है कि क्या ये हार्ट से ओरिजिन हुआ अंजाइना है या ये दूसरे डिसीज के कारण डेवलप हुआ ये हार्ट पेन है। तो अगर ये दूसरे डिसीज के कारण डेवलप हुआ हार्ट पेन है, तो फॉर एग्जांपल जैसे एसिडिटी के कारण बहुत बार हार्ट बर्न होता है, तो आप एंटासिड्स लोगे या डाइट में आपका कुछ परिवर्तन करोगे या आप कुछ घरेलू उपाय भी करोगे, तो उससे वो स्टेबल हो जाता है, पेन अपने आप स्टेबल हो जाता है और ये फिर से आता भी नहीं है। लेकिन अगर ये हार्ट रिलेटेड पेन है और ये स्टेबल अंजाना है, तो ये रिगरस एक्सरसाइज के बाद डेवलप होने वाली चीज है, जहाँ पे आपको ब्रीदिंग ज्यादा करनी पड़ती है और हार्ट पे लोड आ जाता है। तो ऐसे इसमें फिर आपको थोड़ा सा हार्ट को प्रमोट करने वाली कुछ दवाइयाँ लेनी होती है। तो इसीलिए आप हार्ट किट हमारी जो कार्डिक्लीन है और रिदवेल है, ये दोनों का चयन कर सकते हैं। इसी के साथ आप मैं पेशेंट को ये भी बोलूंगी कि अगर ये स्टेबल अंजाइना हो या अनस्टेबल अंजाइना, यूजुअली अनस्टेबल अंजाइना ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना होता है और उसको कार्डियक जो भी है वो सब रूल आउट करने होते हैं। लेकिन अगर स्टेबल अंजाइना है तो पेशेंट वो हमें टाइम देता है कि इसको इन्वेस्टिगेशन करो। तो ऐसे इसमें फिर हमें आगे की इन्वेस्टिगेशन करनी होती है कि क्या कहीं पे बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। अगर छोटा ब्लॉकेज है तो हो सकता है वो दवाइयों से ठीक भी हो जाता है, लेकिन अगर कंप्लीटली ब्लॉक है वेसल तो फिर शायद हो सकता है हमें एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये पहले हमें रूल आउट करना है और उस तरीके से आपको आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करनी होती है। जी बिल्कुल। दोस्तों, अगर आपके मन में अंजाइना से संबंधित कोई सवाल है, यदि कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैम, अब वक्त हो चला है हमसे एक कॉलर का जुड़ने का, तो अभी हमसे कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो
नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। नमस्ते जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? आपका नाम बताइए। मैं मिथिलेश बात कर रहा हूँ, बारामती से। जी बोलिए मिथिलेश जी। मैं अक्सर जब भी तेज वॉक करता हूँ या जिम जाता हूँ या फिर वर्कआउट करता हूँ तो मेरे चेस्ट में एकदम से थोड़ा थोड़ा पेन होने लग जाता है, लेकिन यह हर दिन नहीं होता है, कभी कभी ही होता है। क्या यह अनस्टेबल अंजाइना की समस्या हो सकती है? प्लीज मुझे बताएं। मिथिलेश, आपका सवाल मैंने सुना है। अगर आप रेगुलर जिम गोअर हो और आपको अगर ये चेस्ट पेन बार बार हो रहा है तो आपको मेरी ये सलाह रहेगी कि आप एक बार आपका ईसीजी करा लीजिए। जी डॉक्टर। अनस्टेबल अंजाइना बार बार नहीं होता है, ये इमरजेंसी कंडीशन होती है। अगर ये आपको हार्ट बीट जब बढ़ता है तभी होने वाले अगर चीज है तो हो सकता है ये एक इमरजेंसी चीज ना भी हो, लेकिन एक सेफ तरीके के तौर पे मैं ये आपको सलाह दूंगी कि आप हमारा बीवीजी का रिदवेल और कार्डिक्लिन ये दोनों भी दवाई ले सकते हैं, जो कि आपको प्रिवेंटिव करके भी कार्डियक प्रॉब्लम से प्रिवेंटिव करके भी हेल्प करेगी दवाई। और इसी के साथ साथ आप पैरेलली अगर आप ईसीजी और आपका एक हार्ट का चेकअप भी करा लोगे तो अगर आपको कोई अंदरूनी या डी पर कोई पैथोलॉजी है तो वो भी एक बार रूल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो बार बार होने वाली ये जो चेस्ट पेन है, जब आप स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करते हैं तब अगर आपको हो रही है तो थोड़ा सा एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच मिथिलेश जी। हम आशा करते हैं कि आज आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिला होगा। तो मैम अब चर्चा को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आपने अभी बताया कि स्टेबल और अनस्टेबल अंजाइना को कैसे ट्रीट किया जाता है जी। तो मैम स्टेबल और अनस्टेबल अंजाइना के क्या कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं? मैंने जैसे बताया कि ये तो एक सिम्टम है, तो यस, अगर ये सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हुआ है मतलब आपके शरीर में कहीं ना कहीं कुछ पैथोलॉजी डेवलप हो रही है वो डिसीज के कारण। तो जब लॉन्ग टर्म अगर आप बात करते हैं तो अंजाइना का जो लॉन्ग टर्म आफ्टर इफेक्ट होता है बेसिकली कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस में, और वो कहीं ना कहीं जाके आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक जिसे हम लोग ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं वो ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म हार्ट के जो रिलेटेड डिसीजेस है वो अगर अवॉइड करने हैं तो प्राइमरी सिम्टम्स को ही आप अरेस्ट कीजिए, उसको ही आप ट्रीट कीजिए, तो लॉन्ग टर्म आपके जो आफ्टर इफेक्ट्स है या साइड इफेक्ट्स है उससे आपको ना जूझना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल मैम क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की, हमारे पास बहुत सारे व्यूअर्स ईमेल लिखते हैं अपनी समस्याओं को लेके। तो एक और ईमेल है हमारे पास, तो मैं उनकी समस्या भी आपके साथ पढ़ना चाहूंगी। डॉक्टर, एक कविता जी का सवाल है, ये पुणे की रहने वाली हैं। तो इनका सवाल कुछ इस प्रकार से है कि मेरी दादी जी, उनकी उम्र है 80 साल की, तो उनको डॉक्टर ने स्टेबल अंजाइना बताया है। तो वो क्या हार्ट किट का इस्तेमाल कर सकती हैं? देखिए, उम्र जिस तरीके से इनकी उम्र अगर हम लोग देखेंगे तो 80 इयर्स के उम्र में स्टेबल एंजाइना डायग्नोज हुआ है, मतलब ये एज रिलेटेड कहीं तो पैथोलॉजी डेवलप हुई है इनके पेशेंट में। तो ये सर्टनली अगर इतना एज है शायद हो भी सकता है कि ये एज में ये पेशेंट को अगर कुछ इंटरवेंशन भी करना है, सर्जिकल इंटरवेंशन भी करना है, वो कितना वो सह पाएंगी ये एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ओल्ड एज में बड़े बड़े ऑपरेशंस बहुत पेशेंट कोप अप नहीं कर पाते या वो सहन नहीं कर पाते। तो ऐसे इसमें हमारी कार्डियक जो किट है, हार्ट किट है, कार्डिक्लिन टॉनिक और रिदवेल कैप्सूल, तो ये मददगार ही साबित होने वाली है क्योंकि उनकी उम्र भी है। तो ऐसे पेशेंट में जितने जल्दी हो सके अगर आप हमारी दवाई शुरू करेंगे तो ये उनको कहीं ना कहीं एक लाइफ लॉन्गेटिविटी बढ़ाने के लिए, और दूसरी चीज ये जो स्टेबल अंजाइना है उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस अगर डिलेड हो रहे हैं तो वो भी अवॉइड करने के लिए ये हमारी हार्ट किट जो है रिदवेल और कार्डिक्लिन ये दोनों दवाई मददगार साबित हो सकती है। तो इनके प्रॉपर डोसेज के साथ हम लोग ये दवाई इनके दादी को दे सकते हैं। लेकिन मेरी इसके पहले यही एक विनती होगी कि अगर दादी जी के कुछ रिपोर्ट्स है, कुछ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स है, अगर वो कविता जी हमें शेयर कर सकेंगी तो और अच्छी तरीके से दवाई किस डोसेज में देनी है, कितनी बार देनी है, इसमें दोनों दवाई देने की जरूरत है या एक ही देनी है, तो ये सब चीजों का प्रॉपर तरीके से हम लोग चयन कर सकते हैं। और इसका कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं क्या, इसका भी हम सही तरीके से अभ्यास करके उनको एक सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। बिल्कुल।
कविता जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी समस्या हमें भेजी। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि बीवीजी वेलनेस का जो क्लिनिक है वो पुणे में ही स्थित है। अगर आप अपनी माताजी, अपनी दादी जी को उनका चेकअप कराना चाहती हैं तो आप उनसे यहाँ पे पुणे में आके उनका चेकअप करा सकती हैं। प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगा, बीवीजी के डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स आपको अच्छी तरीके से गाइड करेंगे और आपकी दादी जी का इलाज अच्छे से होगा। इसके साथ ही अगर आपको और भी कोई सवाल है, कोई समस्या है, तो आप हमें फिर से कांटेक्ट कर सकती हैं। हमारे स्क्रीन पर कांटेक्ट डिटेल्स मौजूद हैं। तो मैम, अंततः हम चाहेंगे कि आप हमें और हमारे दर्शकों को अगर कोई मैसेज या कोई हेल्थ टिप देना चाहें, क्योंकि हमने बहुत डिस्कशन किया, ट्रीटमेंट पे भी बात की, हमने प्रिकॉशंस पे भी बात की, लेकिन एक वो सलाह अगर आप दर्शकों को देना चाहें एज एन एक्सपर्ट तो वो क्या होगी? बिल्कुल, जो कि हमारा ये एपिसोड एंजाइना स्पेशल चल रहा है। बहुत बार पेशेंट को जब छाती में दर्द होता है तो पेशेंट इग्नोर करते हैं कि नहीं, मुझे तो ये एसिडिटी से होने वाली चीज लग रही है, और डर के मारे बोलो या एंजाइटी के मारे ये डॉक्टर तक जाना अवॉइड करते हैं और ऐसे इसमें ये सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। तो मेरी ऐसे दर्शकों से यही सलाह होगी कि हार्ट जो डिसीज है या हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं, इनको अगर टाइम में ट्रीटमेंट मिली, गोल्डन आवर जिसे हम बोलते हैं, अगर कुछ अनटूवर्ड्स इंसिडेंट जैसे हार्ट अटैक हो गया और उनको टाइमली मैनेजमेंट मिली तो ये पेशेंट सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन अगर आपकी आपका जो डर है या एंजाइटी है, इसके कारण अगर हो सकता है कि ये अगर सीरियस प्रॉब्लम भी है, आप कुछ सेल्फ मेडिकेशन लेके ये प्रॉब्लम डिले भी करोगे तो हो सकता है ये आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो अगर आपको सेहतमंद या आपको टाइमली मैनेजमेंट की जरूरत है या आप मिलनी चाहिए ऐसा सोचते हैं, तो अगर इस तरीके की कुछ पेन या ऐसे कुछ कभी आपको अगर कुछ अनुभव करेंगे तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड कीजिए। स्टेबल अंजाइना है, अनस्टेबल अंजाइना है, ये हार्ट रिलेटेड है या नहीं है, ये बेसिक चीजें रूल आउट करने के लिए आप आपके नजदीक के जो फैमिली डॉक्टर होंगे या जो भी अच्छे चिकित्सक होंगे उनकी सलाह जरूर एक बार लीजिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्चना। आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को अंजाइना पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उनके सिम्टम्स के बारे में बताया, कारणों के बारे में बताया और खासकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात की। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी मुझे यहाँ जुड़ने के लिए जो एक मौका दिया उसके लिए मैं भी आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। हृदय से संबंधित रोगों से बचाव और उपचार के लिए बीवीजी की शोध टीम ने सालों के अथक प्रयास और शोध के बाद ऐसे हर्बल उत्पाद को बनाने का प्रयास किया है जो हृदय को स्वस्थ रखने के लिए एक वरदान साबित हो सकते हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में दिल की सेहत के लिए एक उम्मीद की किरण है कार्डिक्लीन और रिदवेल। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आज के हमारे इस एपिसोड में हमने बात की थी स्टेबल अंजाइना, अनस्टेबल अंजाइना की। हमें आशा है कि आज जो भी जानकारी हमारी डॉक्टर ने आपके साथ शेयर की वो आपको फायदेमंद लगी होगी। इसके साथ ही अब हम आपको मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए बीवीजी टीवी पर। धन्यवाद। बीवीजी वेलनेस।